नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्जाइनस, जो कि एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक महान विचारक था। उसने जो अवधारणा दी थी उदात्त तत्व की, उस उदात्त तत्व की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। इसी अवधारणा को औदात्य का सिद्धांत के नाम से भी लोग जानते हैं। यही औदात्य का सिद्धांत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हो सकता है वीडियो अगर लंबा हो जाए तो इसके 2 पार्ट होंगे। पूरे पाठ में हम पढ़ेंगे उदात्त है क्या, उसका अर्थ क्या है, और उसके बाद उदात्त के तत्व की अवधारणा के अनुवाद हुए हैं विश्व की अधिकतर भाषाओं में, वो पढ़ेंगे। विशेषकर वो तथ्य पढ़ेंगे जो परीक्षा उपयोगी है आपके। फिर इस उदात्त तत्व के स्रोत क्या क्या माने लॉन्जाइनस ने, वो पढ़ेंगे। और उदात्त काव्य में आए उसके बाधक तत्व कौन कौन से हैं, और साथ ही उदात्त की क्या विशेषताएं होती है, औदात्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉन्जाइनस थे कौन। लॉन्जाइनस दरअसल 3री-4री शताब्दी के एक यूनानी विचारक थे। ध्यान रखिए, यूनान से इसका संबंध है। और विचारक यानी कि ये भी कहे जा सकते हैं कि वो दार्शनिक भी थे, साहित्यकार भी थे और एक श्रेष्ठ वक्ता भी माने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो उदात्त का सिद्धांत दिया गया है, उदात्त की जो अवधारणा दी गई है, उस अवधारणा में इन तीनों तत्वों की मौजूदगी होती है। पेरिप्सुस नाम का एक ग्रंथ लिखा था लॉन्जाइनस ने, जो कि मूल रूप में मिलता नहीं है। ठीक है, ये ग्रंथ क्या है, किस बारे में बात करता है? ये भाषा शास्त्र का ग्रंथ है जो कि व्यक्ति की वाक शक्ति की गरिमा के महत्व को बताता है। मतलब व्यक्ति को बोलते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, मूलतः ये ग्रंथ इस बारे में बात करता है। और ये ग्रंथ भाषण के द्वारा कैसे किसी को सम्मोहित किया जा सकता है, अपनी वाक कला के द्वारा किसी व्यक्ति को कैसे अपने पक्ष में किया जा सकता है, ये कला सिखाता है। इन्होंने काव्य में उदात्त की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसे बाद में सबलाइम के रूप में समझा गया। यानी कि जो पेरिप्सुस में लॉन्जाइनस ने जो बात की है, उसको बाद के लोगों ने एक शब्द दे दिया, वो शब्द था सबलाइम। ठीक है, आप इस शब्द को अच्छे से ध्यान में रखिए। और बाद के जितने भी लोग जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किए हैं, उन्होंने सबलाइम की इस थ्योरी को पकड़ा है। ठीक है, स्टॉक जेम्स इनके बारे में 1928 में अपनी किताब में कहते हैं कि ये रोमांटिक आलोचना के पहले पुरुष है। मतलब रोमांटिक आलोचना के प्रथम पुरुष इनको कहते हैं। कौन? स्टॉक जेम्स। 1928 में ये बात वो लिखते हैं अपनी किताब में। अब रोमांटिक आलोचना का मतलब क्या है? हिंदी की काव्यधारा में आपने पढ़ा होगा स्वच्छंद काव्यधारा। ठीक है, ये स्वच्छंद काव्यधारा रोमांटिक पोएट्री मानी गई है। मतलब कि जो मुक्त हो, जो किसी प्रकार के आडंबर से, किसी प्रकार के दिखावे से बद्ध नहीं हो। ये वाली जो धाराएं होती है, चाहे वो कहानी में है, चाहे वो कविता में है, किसी भी क्षेत्र में है, वो रोमांटिक शैली कही जाती है। तो स्टॉक जेम्स का नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही रोमांटिक आलोचना का पहला पुरुष किसको कहा है? लॉन्जाइनस को कहा है। यूनान की जो काव्यशास्त्रीय परंपरा है, उसमें सबसे प्रमुख जो लोग हैं उनमें पहला नाम है प्लेटो का, उसके बाद है अरस्तु का, और अरस्तु के बाद कोई बड़ा व्यक्ति है जिसने कोई महान विचारधारा रखी है लोगों के सामने, वो लॉन्जाइनस है आपका। लॉन्जाइनस के द्वारा जो ये पेरिप्सुस ग्रंथ लिखा गया था, ये मूल रूप में कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके अध्याय बताएं। कोई कहता है इसमें 46 अध्याय है, कोई कहता है इसमें 41 अध्याय है। मुख्य रूप से बात ये ध्यान में रखने वाली है आपके कि
इस ग्रंथ का मूल रूप कहीं दिखाई नहीं देता है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि लॉन्जाइनस ने जो है ना उद्दात की अवधारणा दी, या फिर पेरिप्सुस ग्रंथ क्यों लिखा गया, इसके पीछे की पृष्ठभूमि थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिस समय लॉन्जाइनस के द्वारा उद्दात की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, मतलब कि पेरिप्सुस लिखा गया था, उस समय यूनान जो था बहुत सारे गणराज्यों में बंटा हुआ था, अलग अलग गणराज्यों में बंटा हुआ था, और इन गणराज्यों में लगातार युद्ध हुआ करते थे, मतलब कि युद्धों का माहौल था। जैसे कि अपने यहाँ पर भारत में राजपूत काल के दौरान जो स्थिति थी, पूरा का पूरा देश जो है छोटे छोटे अलग अलग रियासतों में बंट गया था और उनके बीच युद्ध हुआ करते थे। वैसा ही कुछ माहौल उस समय 3री-4थी शताब्दी में आप मान सकते हैं यूनान का था। अब क्या हुआ, इन गणराज्यों में स्पार्टा और एथेंस दो ऐसे गणराज्यों के उदाहरण हैं जिनके बीच बहुत ज़्यादा युद्ध हुए हैं। आप लोगों ने अगर एक अंग्रेजी फिल्म देखी हो 300, इसके 2 पार्ट आए थे। 300 जो है ना, ये स्पार्टा और किसी वैसे ही गणराज्य के बीच युद्ध की कहानी है, जिसमें स्पार्टा के 300 सैनिक होते हैं, सिर्फ 300 सैनिक, वो एक बहुत बड़ी सेना का सामना करते हैं। अब देखिए उस स्पार्टा का जो नायक होता है, उस नायक के यानी कि 300 फिल्म का जो नायक है, उस नायक के भीतर आप देखेंगे बोलने की एक ऐसी कला है, बोलने की एक ऐसी शैली है जो कि पूरे के पूरे गणराज्य में रहने वाले नागरिकों को इतना ज़्यादा प्रभावित करती है कि छोटे से छोटा बच्चा भी क्या करता है, युद्ध के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। उसमें आप देखेंगे एक आदमी ऐसा भी था जो कुबड़ा होने के बावजूद, चलने फिरने में असमर्थ होने के बावजूद वो युद्ध में शामिल होना चाहता है। बस यही उद्दात की अवधारणा की पृष्ठभूमि है। तो इन युद्धों में आम जनता को कैसे आकर्षित किया जाए, ये जो तरीका है, ये तरीका पेरिप्सुस ग्रंथ में लॉन्जाइनस समझाते हैं। इन युद्धों में आम जनता को आकर्षित करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था, बातपोशी। मतलब कि राजा के पास या सेनापति के पास बात करने की कला होनी चाहिए। अगर वो बात करने में माहिर है और अपनी बात को मनवा सकता है और अपनी बात में ऐसा आकर्षण भरे कि लोग उसकी हर एक बात को लोह की लकीर माने, उसी पे चले, उसी बात का अनुसरण करें, बस यही पेरिप्सुस ग्रंथ की पृष्ठभूमि का आधार है। अब इसको एक तरीके से पेश किया है लॉन्जाइनस ने। वो तरीका ही अपने आप में क्या बन जाता है, बाद में अवधारणा बन जाता है, एक अवधारणा का रूप ले लेता है, एक सिद्धांत का रूप ले लेता है, जो कि काव्य में कहा जाता है उद्दात का सिद्धांत। लॉन्जाइनस ने अपनी किताब में बात करने की इसी सम्मोहन कला का विस्तृत वर्णन किया है। मतलब कि भाषण की सर्वोत्कृष्ट कला सिखाई है, जिसे उसने मनोविज्ञान और समाज विज्ञान से जोड़ दिया है। अब देखिए, दोनों चीजें ऐसी है जो व्यक्ति के कहीं ना कहीं अंतर्मन से जुड़ी हुई है, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो समाज विज्ञान हो, क्योंकि मनुष्य समाज में रहते हुए जो कुछ भी आचरण करता है, उस आचरण का ही तो अध्ययन मनोविज्ञान करती है। लॉन्जाइनस ने यही चीज काम में ली, उसने मनोविज्ञान और समाज विज्ञान को जोड़कर इस किताब का एक कह सकते हैं कि ढांचा तैयार किया, और उस ढांचे में कथानक जो रखा या जो बात वो कहना चाह रहा है वो है उद्दात की अवधारणा, और इसी पृष्ठभूमि में पेरिप्सुस रचा गया है। अब देखिए, पेरिप्सुस मूल रूप में मिलता नहीं है, तो ये ग्रंथ पहली बार कैसे प्रकाश में आया? पेरिप्सुस की खोज जो है इटली के एक विद्वान थे जिनका नाम है रॉबर्ट टेलो। रॉबर्ट टेलो ने 1554 ईस्वी में इस ग्रंथ का पहला संस्करण जो था इतालवी भाषा में प्रकाशित किया था। मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि लगभग 1200-1300 वर्ष बाद ये ग्रंथ सामने आता है। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि 1200-1300 साल में ये ग्रंथ आया क्यों नहीं, क्या कहानी रही होगी?
ये एक लंबी चौड़ी बहस है, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पैरी इप्सुस ग्रंथ की खोज जो है वो इटली के एक विद्वान रॉबर्ट टेलो ने की थी 1554 ईस्वी में, और इसका पहला संस्करण जो था वो इतालवी में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, ये कोई अनुवाद नहीं है, ठीक है, ये उस किताब का जो मूल रूप था उसको डिस्क्राइब किया है, उसको वर्णित किया है वापस से, क्योंकि मूल रूप तो था ही नहीं, कहीं मिला ही नहीं। उसके बाद 1652 ईस्वी में इसका पहला अनुवाद अंग्रेजी भाषा में जॉन हॉल ने हाइट्स ऑफ एलोकेंस नाम से किया था। अब आप ये जो नाम है किताब का, हाइट ऑफ द एलोकेंस, ये याद रख लीजिए किसकी है, ये जॉन हॉल की है, जो कि 1652 ईस्वी में आई थी, और ये पहला अनुवाद है जो कि किस भाषा में किया गया है, अंग्रेजी भाषा में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद उद्दात का सबसे प्रभावी अनुवाद 1674 ईस्वी में, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से सवाल जो है एग्जामिनर के दिमाग में पैदा होता है। प्रभावी अनुवाद जो है 1674 ईस्वी में बोइलो या बोइलो, कहीं पर आपको बोइलो भी मिलेगा, ये एक ही बात है, बोइलो या बोइलो, इस व्यक्ति ने फ्रेंच भाषा में, कौन सी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में ऑन द सबलाइम, ये किताब का शीर्षक रखा उसने, ऑन द सबलाइम में किया, और इसे सबलाइम कहकर इसके महत्व को जग प्रसिद्ध कर दिया। मतलब कि अभी तक जो उद्दात की अवधारणा थी वो ठीक तरीके से स्पष्ट नहीं थी कि है क्या, इसको क्या कहा जाए। पैरी इप्सुस जो ग्रंथ है उसमें जो अवधारणा प्रस्तुत की गई है लॉन्जाइनस के द्वारा, उस अवधारणा को क्या कहा जाए। तो बॉयलो ने जो है ऑन द सबलाइम नाम की किताब में इसको सबलाइम कह के पुकारा, और इसके बाद पूरे संसार में इसके कई अनुवाद प्रकाशित हुए। तो 1674 ईस्वी वाला सन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑन द सबलाइम इसी समय आई थी। उसके बाद ऑन द सबलाइम के बहुत सारे अनुवाद जो है अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में हुए हैं। ऑन द सबलाइम इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसी के हिंदी अनुवाद भी हुए हैं, ठीक। हाइट्स ऑफ द एलोकेंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पहला अनुवाद था जो कि 1652 में किया गया जॉन हॉल के द्वारा। ऑन द सबलाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के कारण जो उद्दात की अवधारणा है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई। इससे पहले इस उद्दात को कोई नाम नहीं दिया गया था। इस उद्दात को सबलाइम नाम देकर बोइलो ने ही पूरे संसार में इसको प्रसिद्ध किया था। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि उद्दात की अवधारणा यानी कि पैरी इप्सुस जो ग्रंथ था, जो ऑन द सबलाइम किताब लिखी गई थी बाद में बोइलो के द्वारा, उसके भी हिंदी अनुवाद किए गए। हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया गया। किसने किया, कैसे किया, ये सब कुछ हम समझेंगे। ये बात एक अलग है कि उद्दात की अवधारणा के कुछ पूर्वाभास आदिकवि वाल्मीकि की रचना में भी दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय काव्यशास्त्र में इसका अवधारणात्मक स्वतंत्र रूप कहीं दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि भारतीय दर्शन में उद्दात एक ऐसा तत्व था जो हर चीज में मौजूद था। मतलब भारत का व्यक्ति ही वो व्यक्ति था जिसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी, और ये वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भावना है यही तो है उद्दात तत्व। और है क्या चीज? उद्दात का मतलब अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि बस पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति, पूरा संसार, सब कुछ आपके अंदर दिखाई दे। अपने विचारों को इतना महान बना लो कि आपको किसी का विचार छोटा ही नहीं लगे, इतना महान बना लो। मतलब कि हर एक व्यक्ति का विचार जो है वो आप ग्रहण कर सको और उसको फिर से ठीक कर सको। ये विचार ही तो उद्दात का विचार है। तो ये दिखाई नहीं देता है कहीं पर भारतीय काव्यशास्त्र में, या संस्कृत का काव्यशास्त्र ले लीजिए क्योंकि वही विशद और विस्तृत काव्यशास्त्र है,
हिंदी का काव्यशास्त्र तो आधुनिक है, संस्कृत से ही लिया गया है ज्यादातर। संस्कृत काव्यशास्त्र में कहीं पर भी उदात्त तत्व के अवधारणा के रूप दिखाई नहीं देते। हालांकि हर एक कवि में, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो कालिदास हो, चाहे आधुनिक कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो या पंत हो, इन सब में उदात्त के तत्व दिखाई देते हैं। जैसे वाल्मीकि क्रौंचवध एक प्रकरण है, उस क्रौंचवध प्रकरण में उदात्त के तत्वों को समेटते हुए पूरी बात कहते हैं। इस कथानक को स्पष्ट करते समय वो उदात्त अपने आप कवि के मन में आ जाता है। तो ये स्वतः स्फूर्त चीज है, जिसको लॉन्जाइनस भी क्या मानते हैं कि ये कोई परिभाषित करने वाली चीज है ही नहीं। इसलिए लॉन्जाइनस ने पेरिप्सूस में उदात्त की कोई परिभाषा नहीं दी है। उसने कहा कि ये तो व्यक्ति के भीतर मौजूद होता है और हर एक व्यक्ति जानता है इसको, इसलिए मुझे इसको परिभाषित करने की जरूरत है ही नहीं। और भारतीय काव्यशास्त्र में भी ऐसा ही वर्णन दिखाई देता है। इसके बाद नेमीचंद जैन के सहयोग से, नेमीचंद जैन वही जो तार सप्तक के कवि हैं, नेमीचंद जैन के सहयोग से डॉक्टर नगेंद्र ने, ध्यान रखिए, नगेंद्र ने यह ग्रंथ प्रकाशित किया था, जो कि अनुवाद था किसका, ऑन द सबलाइम का। डॉक्टर नगेंद्र ने 1961 ईस्वी में काव्य में उदात्त नाम से इसका अनुवाद प्रस्तुत किया था, जो कि अनुवाद तो पेरिप्सूस का ही है, लेकिन पेरिप्सूस मूलतः कहीं मिली ही नहीं। तो वो अनुवाद किया किस किताब का, तो वो अनुवाद किया था ऑन द सबलाइम का, ठीक है, जो कि बोयलो की कृति है। इसको कृति भी नहीं कह सकते, अनुवादित कृति है ऐसा बोलेंगे हम। तो पहली बार हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने 1961 में काव्य में उदात्त नाम से, जो लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व का सिद्धांत है, पेरिप्सूस जो ग्रंथ है, उसका अनुवाद किया था। सहयोग किसका लिया, नेमीचंद जैन का सहयोग लिया। इसके बाद प्रोफेसर निर्मला जैन ने भारत भूषण अग्रवाल के सहयोग से उदात्त के विषय में, ग्रंथ का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है, उदात्त के विषय में, उदात्त के विषय में नाम से उदात्त की अवधारणा को समझाया। इन्होंने देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, इसकी पृष्ठभूमि भी समझाई इन्होंने अच्छे से, ठीक है। और पहली सदी से, कि पहली सदी में यूनान कैसा था, उसके बाद लॉन्जाइनस के काल तक कैसा था, और फिर लॉन्जाइनस ने ये जो ग्रंथ लिखा वो अच्छे तरीके से प्रोफेसर निर्मला जैन ने अपनी किताब उदात्त के विषय में समझाया है। सहयोग किसका लिया, भारत भूषण अग्रवाल का सहयोग लिया। ये भी ध्यान रखिए, ये सहयोगी रचनाकार है, नेमीचंद जैन और भारत भूषण अग्रवाल दोनों ही सहयोगी रचनाकार है। मुख्य जो इसके अनुवादकार है वो है डॉक्टर नगेंद्र, और जो दूसरी किताब आई थी बहुत महत्वपूर्ण थी, वो भी 1983 में। ये किताब कब आई थी, 1983 में। 1983 में जो दूसरी किताब आई थी, इसका अच्छा अनुवाद था प्रोफेसर निर्मला जैन की किताब उदात्त के विषय में। ये दोनों किताबें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी अपने कई निबंधों में उदात्त का उल्लेख किया और समझाया कि उदात्त है क्या चीज, और इस पे प्रश्न भी खड़े किए, ठीक है। तो ये थे पेरिप्सूस के हिंदी अनुवाद। अब देखिए, हमने उदात्त के बारे में इतनी बातें कर ली, लेकिन अभी तक हमने ठीक से इसका अर्थ नहीं समझा कि मूलतः इस शब्द का अर्थ क्या है। ये बात मैंने पहले ही बताई कि उदात्त को लॉन्जाइनस ने अपनी किताब पेरिप्सूस में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया है, क्योंकि उसने इससे एक ऐसी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है जिसका सामान्यीकरण वो पहले से सभी लोगों में मानते हैं। मतलब कि वो ये स्वीकार करते हैं कि उदात्त जैसी चीज व्यक्ति के हृदय में पहले से मौजूद होती है, बस उसको क्या करना होता है, थोड़ा सा निखारना होता है। विचार मौजूद है पहले से, या तो वो विचार निकृष्ट होगा या उत्कृष्ट होगा, ठीक है। अब उस विचार को उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाना ही उदात्त है। फिर भी उदात्त के बारे में कई व्याख्याकारों ने अलग अलग अर्थ दिए हैं। जैसे इसका अर्थ होता है परिष्कार करना, शोधन करना, शुद्धि या ऊपर की ओर उठना। और मूलतः ये वाला जो अर्थ है ऊपर की ओर उठना, इस अर्थ को ज्यादा स्वीकार किया गया है। मतलब कि अपने विचारों में व्यक्ति अपने विचारों में इस प्रकार से ऊपर उठे
कि उसे पूरा का पूरा संसार जो है वो अपना दिखाई दे। किसी का भी नुकसान हो उसको लगे कि ये मेरा नुकसान है, किसी को भी चोट पहुंचे उसको लगे कि ये मुझे चोट पहुंची है। आप उदात्त को ठीक से समझने के लिए देखिए, उदात्त हर एक चीज में होता है। जैसे प्रेम में भी उदात्त है। आपने शायद कहानी पढ़ी होगी, उसने कहा था, उसमें जो लहना सिंह का प्रेम है वो प्रेम कैसा है? उदात्त से युक्त है। वो उदात्त प्रेम है, मतलब कि व्यक्ति प्रेम को इतना महान समझे कि बस उसके लिए कुछ भी कर जाए, यही चीज तो उदात्त है। एटकिंसन उदात्त को एक अलग शब्द के रूप में परिभाषित करते हैं और कहते हैं इसको एलिवेशन। एटकिंसन ने इसको कहा है एलिवेशन, और इसका अर्थ बताया है गौरव प्रदान करना। किसी चीज को, किसी विचार को गौरव प्रदान करना, मतलब वो बात वही हो जाती है ऊपर की ओर उठना। लेकिन ध्यान रखिएगा, एटकिंसन को स्पष्ट अलग याद कीजिए, इसको एक नोट के रूप में लिख लीजिए। कई बार एग्जामिनर सीधा सा पूछ लेता है कि उदात्त को एलिवेशन कहकर किस विचारक ने पुकारा है, तो नाम होना चाहिए आपके दिमाग में एटकिंसन, एलिवेशन, दोनों एक जैसे नाम है। ये भी ए से शुरू है, ये भी ए से शुरू है। और एलिवेशन का अर्थ क्या होता है? गौरव प्रदान करना। क्लियर? अब हम समझते हैं कि उदात्त की जो ये अवधारणा है ये है क्या। मतलब आप काव्यशास्त्रीय दृष्टि से उदात्त किसको कहेंगे? शाब्दिक अर्थ समझा दिया इसका, ऊपर की ओर उठना या फिर परिष्कार करना या फिर शोधन करना या शुद्धि करना। लेकिन किसकी, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, काव्य के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, उदात्त का सीधा सा मतलब है ऐसे विचार जो पाठक या श्रोता या फिर दर्शक को सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर एक विस्तृत मानस भूमि पर ले जाते हैं, मतलब कि आनंद की चरम अवस्था तक ले जाते हैं। ऐसा कब होगा? पेरिप्सूस में लिखते हुए लॉन्जाइनस कहते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब लिखने वाले के विचार ही कैसे हो? उदात्त हो। लिखने वाले के विचार इतने उच्च हो कि उसको पढ़ने वाला या फिर नाटक के रूप में देखने वाला या कविता के रूप में सुनने वाला स्वयं उसके विचारों से प्रभावित होकर आनंद की परम अनुभूति को प्राप्त करे। मतलब कि भारतीय काव्यशास्त्र में रसानुभूति जो होती है, उस समय आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उस समय सिर्फ और सिर्फ जिस रस में वो डूबा हुआ है वही दिखाई देती। और आपको पता ही है रस को क्या बोला गया है भारतीय काव्यशास्त्र में? ब्रह्मानंद सहोदर। मतलब जैसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, ठीक वैसा ही आनंद रस की प्राप्ति के समय होता है। तो लॉन्जाइनस भी यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी कवि के विचार अगर उच्च है तो वो क्या करेगा? उन विचारों को उतने ही उच्च शैली में, उतने ही उच्च शब्दों में, उतने ही सरल और शानदार शब्दों में प्रस्तुत करेगा। जब ये काम कर लेगा वो, तब ही पाठक, श्रोता या दर्शक उससे एकाकार होकर उसकी रचना में खो जाएंगे। और रचना में खो जाने का मतलब है कि वो आनंद का असीम अनुभव कर रहे हैं, आनंद की चरम अवस्था पर पहुंच गए हैं। और जब ऐसा होता है तब जो श्रोता, पाठक या दर्शक जो होता है वो वही बात स्वीकार करता है जो कि उसका रचनाकार बोल रहा है। ठीक है, जैसे हम तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ते हैं तो कि कई लोग इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं साथ साथ में। कई लोग इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि बस सब कुछ भूल जाते हैं, अपना दुख, अपना दर्द सब कुछ भूल कर उसमें आनंदरत हो जाते हैं। यही चीज उदात्त है। शायद अब आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि उदात्त का मतलब क्या है। जैसे आपने उसने कहा था कहानी पढ़ी, आप कहीं ना कहीं फ्लैशबैक में चले जाते हैं, मतलब कि आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और जब वही आनंद परम अवस्था में पहुंच जाता है तब यह स्वीकार किया जाता है कि उस रचनाकार में उदात्त के गुण हैं, उस रचनाकार में ऐसे गुण हैं जो
पाठक या श्रोता को क्या कर लेते हैं, इस भौतिक जगत से एक विशेष जगत में ले जाते हैं। एक कवि अपनी रचना में ऐसा तभी कर सकता है, ये बात लॉन्जाइनस लिखते हैं पेरिप्सुस में, कि एक कवि अपनी रचना में ऐसा तभी कर सकता है जब वो उदात्त के विचारों का धनी हो। जब कवि के विचार उच्च होंगे तभी तो दर्शक, पाठक व श्रोता को वो पार्थिव जगत से ऊपर उठाकर हर्ष की अतिरेकता में ले जा सकता है। भाई ये कब कर सकता है कोई कवि या रचनाकार? ये तभी कर सकता है कि वो आनंद की परम अवस्था तक पहुंचा दे या चरम अवस्था तक पहुंचा दे, ब्रह्मानंद के बराबर उसको आनंद दिलवाए। ये कब होगा? जब लिखने वाले के विचार इतने उच्च होंगे, लिखने वाले के उच्च विचारों के साथ साथ उसकी संबोधन शैली उतनी उच्च होगी, और संबोधन शैली के साथ साथ उसका जो क्षेत्र है, काव्य क्षेत्र है, वो इतना उच्च होगा, तभी वो अतिरिक्त हर्ष की अतिरेकता में ले जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक ऐसा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता जिसके विचार शुद्ध होंगे। छोटे विचारों वाला व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्य नहीं रच सकता, वो कालजयी साहित्य नहीं रच सकता है। लॉन्जाइनस कवि में ये गुण उसकी प्रतिभा के कारण मानते हैं, और प्रतिभा के साथ साथ उसका कलात्मक संयोजन भी मानते हैं। लॉन्जाइनस ये नहीं कहते कि अगर किसी कवि में प्रतिभा है तो वो उदात्त का धनी है, नहीं, वो ये मानते हैं कि प्रतिभा के साथ साथ कलात्मक संयोजन भी होना चाहिए। मतलब कि उसको कविता कहने की शैली भी आनी चाहिए, बात कहने की कला भी आनी चाहिए, और यही तो वो सिखाते हैं। अवधारणा किस लिए प्रस्तुत की जाती थी? जैसे हमारे संस्कृत के आचार्य कवियों के द्वारा जो अवधारणा प्रस्तुत की जाती थी कविता रचने की, वो इसलिए प्रस्तुत की जाती थी कि वो जो लिख रहे हैं ग्रंथ, उसको लोग पढ़ें, और उस ग्रंथ को पढ़कर लोग उनके द्वारा जो बातें कही गई है उनको आदर स्वरूप स्वीकार करें, लोग ये माने कि वो वास्तव में महान है। और ऐसा ही तो लॉन्जाइनस करते हैं। लॉन्जाइनस कवि में ये गुण प्रतिभा और उसके कलात्मक संयोजन से मानते हैं। मतलब ये हुआ कि ये गुण जो होते हैं प्रतिभा या कलात्मक संयोजन के, प्रतिभा तो आप जानते ही हैं कि ये जन्मजात होती है। किसी व्यक्ति में चित्रकारिता की जो प्रतिभा है वो जन्मजात है, गाने की प्रतिभा है वो जन्मजात है, लेकिन फिर उसको अच्छा कैसे किया जा सकता है? फिर उसको अच्छा किया जा सकता है बराबर अभ्यास के द्वारा। मतलब ये कि एक अच्छा लेखक, अच्छा कवि, अच्छा रचनाकार जन्मजात रूप से अगर प्रतिभावान है तो इसके साथ साथ लॉन्जाइनस ये भी मानते हैं कि वो कलात्मक संयोजन अभ्यास के द्वारा सिद्ध कर सकता है। ठीक है, जैसे लेखक होने का गुण व्यक्ति में जन्मजात है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बात को इतना अच्छा तरीके से समझा देते हैं, बात को इतना सुंदर तरीके से कह देते हैं कि उनकी बात आपको हृदयंगम हो जाती है, आपके दिल में बैठ जाती है। और वही बात अगर एक बिना बात पोशी व्यक्ति कहता है, जो बात कहना नहीं जानता है, बात वही कह रहा है, लेकिन वो जो बात कहना नहीं जान रहा है वही बात अगर वो समझाए आपको, तो आपके कानों के आसपास नहीं भटकती है। अंदर उतरने की बात तो अलग है, लेकिन बात वही है। एक ही बात को दोनों व्यक्ति कह रहे हैं। पहला व्यक्ति जो है उसमें बात कहने की कला है, दूसरा व्यक्ति जो है उसमें बात कहने की कला नहीं है। इसलिए लॉन्जाइनस कहते हैं कि प्रतिभा के साथ साथ कलात्मक संयोजन भी जरूरी है। जब तक ये कलात्मक संयोजन नहीं आएगा तब तक इस प्रतिभा की कोई खास कद्र नहीं होगी। ये प्रतिभा कुछ विशेष चीजों को उत्पन्न नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही है? लॉन्जाइनस के अनुसार श्रेष्ठ कला का सर्जक प्रतिभावान और कल्पनाशील व्यक्ति ही हो सकता है। तो दो चीजें आपके ध्यान में आई होगी। पहली चीज, लॉन्जाइनस प्रतिभा को इंपॉर्टेंट मानते हैं। प्रतिभा मतलब व्यक्ति का जन्मजात गुण। और दूसरी चीज, वो कल्पनाशील व्यक्ति को एक श्रेष्ठ सर्जक मानते हैं। लेकिन ये कल्पनाशील व्यक्ति अगर अभ्यास नहीं करेगा
तो लॉन्जाइनस कहते हैं कि वो श्रेष्ठ रचना का निर्माण नहीं कर सकता है। अभ्यास जरूरी है और अभ्यास से पहले उसके भीतर एक महान विचार होना चाहिए। 3 चीजें स्पष्ट हुई। पहली, एक महान विचार होना चाहिए उसके भीतर। दूसरी चीज, वो प्रतिभावान होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि वो अभ्यासरत होना चाहिए। इन तीनों चीजों के सहयोग से वो क्या कर सकता है, अपने पाठक, श्रोता या दर्शक को अपनी रचना के द्वारा आनंद की परम अवस्था तक पहुंचा देता है। जैसे अगर आपने एक फिल्म देखी हो नाना पाटेकर की वजूद, उसमें एक दृश्य है जिसमें वो एक संवाद बोलते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं कि मैं दर्शकों को प्रेम की उस भावभूमि पर ले जाना चाहता हूं जहां बस आनंद ही आनंद हो। तो ये आनंद की परम अवस्था तक पहुंचाना चाहता है। मतलब क्या कि वो लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व का अनुसरण करना चाहता है और वो कल्पना के द्वारा, प्रतिभा है उसमें, एक्टिंग करने की प्रतिभा है उसमें, लेकिन प्रतिभा होने के साथ साथ उसमें कल्पनाशीलता होनी भी जरूरी है। और कल्पना के माध्यम से वो ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि सामने बैठा जो दर्शक या श्रोता है या पाठक है, वो आनंद की उस परम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। लॉन्जाइनस के अनुसार कवि न तो दार्शनिक होता है, वो दार्शनिक भी नहीं होता है। कौन? कवि। न वो नीतिज्ञ होता है, कोई नीति निर्माण व्यक्ति नहीं होता है, वो नीति का कोई ज्ञाता नहीं होता है। और न ही उसको नैतिकतावादी होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए कवि को कि वो बस सदुपदेश दे, नीति उपदेश दे, बल्कि वो क्या करता है, कल्पना और अभिव्यक्ति के कौशल से ऐसे संसार का निर्माण करता है जो कि पाठक को एक अद्भुत दुनिया में पहुंचा देता है। देखिए, लॉन्जाइनस ये तीनों चीजें मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि वो दार्शनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, वो नीतिज्ञ नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज, वो नैतिकतावादी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तो फिर कवि को कैसा होना चाहिए। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि लॉन्जाइनस स्वच्छंद धारा को स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे। वो ये स्वीकार करते हैं कि कल्पना और अभिव्यक्ति के मिश्रण से एक महान विचार जो है, एक महान रचना को जन्म देता है। अगर कोई व्यक्ति उतना अच्छा दार्शनिक नहीं है, उतना अच्छा नीतिज्ञ नहीं है और उतना अच्छा नैतिकवादी नहीं है, मतलब उपदेश बड़े बड़े नहीं दे सकता है, वो नीतियों का निर्धारण नहीं कर सकता है, वो एक भविष्य की व्याख्या नहीं कर सकता है, या वो अनसुलझी हुई पहेलियों को नहीं सुलझा सकता है, तो कोई जरूरत नहीं लॉन्जाइनस के अनुसार। वो सामान्य चीजों को जानने वाला व्यक्ति भी एक महान रचनाकार हो सकता है। कब? जब उसमें प्रतिभा हो, कल्पना हो और अभिव्यक्ति के कौशल हो। बात तीनों ही आ गई यहां पर। महान विचार होगा उसमें, प्रतिभा होगी उसमें, और वो अभ्यासरत रहेगा। अभ्यासरत रहने से ही अभिव्यक्ति का कौशल आएगा उसमें। बात कहने का तरीका उसका कब निखरेगा? जब वो अभ्यासरत रहेगा। ये चीजें अगर मौजूद है तो वो एक महान रचना बना सकता है। कवि के अंदर भाषण की ऐसी सम्मोहन कला होती है जो श्रोता या पाठक को अपने विचारों से सहमत करने को या फिर सहमत होने को बाध्य कर देती है। वो जनता को अपने पक्ष में करके अपना वांछित परिणाम प्राप्त करता है। कौन? कवि या रचनाकार। और ऐसा कब कर सकता है? जब उसमें उदात्त तत्व होगा, मतलब कि उसके विचार महान होंगे। जैसे नेता लोग भाषण देते हैं ना, तब वो किसकी बात करते हैं? जनता की बात करते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं, तो सारे लोग उनकी जय बोलने लग जाते हैं। अगर वही नेता कटु बातें करे तो क्या सारे लोग उसकी जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक क्षुद्र विचार, एक छोटा विचार जनता के सामने रख रहा है। और जब छोटा विचार रखा जाता है,
चाहे वो कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो, विचार छोटा है उसका, सीमित है। अपने परिवार की अगर वो बात करे स्टेज पर जनता के सामने, जहां सामने 10,000 20,000 लोग बैठे हैं उसको सुनने वाले, अगर वो सिर्फ अपने बेटे की बड़ाइयां करे, अपने सिर्फ बेटी की सुंदरता के गुणगान करे, या वो अपने बारे में कुछ बताए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो लोग कितनी देर सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। और लोग उसके पक्ष में नहीं जाएंगे। वो कब जाएंगे उनके पक्ष में? जब वो बड़े जन समुदाय के भले की बात कहेगा, जब वो उस बात को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेगा, इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखेगा कि लोग उसके एक एक अक्षर को पी जाएंगे। आप देखेंगे पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके भाषण की कला देखिए कितनी अद्भुत थी। उनके भाषण में जो ये उदात्त तत्व वाली बात करते हैं, लॉन्जाइनस सम्मोहन की कला की बात करते हैं, वो मौजूद थी। हजारों हजार लोग घंटों उनके भाषण सुनने के लिए बैठे रहते थे। मतलब कि उनके भीतर ये भाषण की जादुई कला थी जो लोगों को सम्मोहित कर लेती थी, आकर्षित कर लेती थी और बांधे रखती थी। जैसे बहुत सारे जो भाषण देने वाले, आप देखिए संदीप माहेश्वरी की भाषण कला देखिए, अद्भुत है। वो लोगों को सम्मोहित करती है अपनी वो जो बात कहते हैं, वो जो टॉक शो में जो भी कुछ कहते हैं, लोग उनकी बात को खरा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके भाषण में सम्मोहन कला है, जिसको लॉन्जाइनस उदात्त तत्व कहते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करेंगे, वो अपने बारे में बात करेंगे तो उसको डाइवर्ट कर देंगे लोगों के प्रति। यही सम्मोहन कला है जो कि लॉन्जाइनस उदात्त तत्व में पेरिप्सुस नामक ग्रंथ में बताते हैं। लॉन्जाइनस सृजन में प्रतिभा को ज्यादा महत्व देते हैं। प्रतिभा का मतलब क्या है? जो कवि की खुद की विशेषता है, और हर एक कवि की एक विशिष्ट प्रतिभा होती है। विशिष्ट प्रतिभा का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो प्रकृति चित्रण में सिद्धस्थ होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सामाजिक चित्रण में सिद्धस्थ होगा, मतलब सामाजिक कविताएं अच्छी कर लेगा। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो राजनैतिक चिंतन को अच्छे से प्रस्तुत करेगा। ये प्रतिभा के अलग अलग रूप है। प्रतिभा वही है, लेखन की ही प्रतिभा है यहाँ, लेकिन लेखन की प्रतिभा के भी विशिष्ट आयाम है ये। लॉन्जाइनस इन विशिष्ट आयामों को ही क्या कहते हैं? यही प्रतिभा है। मतलब प्रतिभा का सूक्ष्मतम रूप जो है वो महत्वपूर्ण है, और ये कवि की निजता से संबंध रखता है। हर एक कवि की एक विशिष्ट प्रतिभा होती है, और हर एक कवि उस विशिष्ट प्रतिभा का प्रयोग अपनी कविता में विशिष्टता के साथ करता है। वो ये मानते हैं कि हर एक रचनाकार की एक विशिष्ट शैली भी होती है। विशिष्ट प्रतिभा होगी तो उसकी शैली भी विशिष्ट होगी। शैली का मतलब यहां क्या है? लिखने का ढंग, लिखने का तरीका, ये शैली है। लिखने का तरीका मतलब कि अक्षर, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं ऐसे नहीं, मैं एक बात को कितने अलग अलग हिस्सों में लिखता हूं। मैं एक बात को या एक वाक्य में क्या क्या अवतरित कर देता हूं। ये एक कवि की शैली होती है, ये एक कवि की लिखने का विधान होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? लॉन्जाइनस कहते हैं कि ये कल्पना और प्रतिभा के योग से उत्पन्न होती है। मतलब कि शैली का निर्माण जो है वो किससे बनता है, किससे होता है? कल्पना और प्रतिभा से होता है। मतलब ये कि कल्पना और प्रतिभा के बाद वो अभ्यास को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। कल्पना प्रतिभा ये जन्मजात है और अभ्यास अर्जित है, यानी कि विशिष्ट शैली जो है वो बनाई जा सकती है। कब? जब उसमें कल्पना और प्रतिभा होगी। जब कल्पना प्रतिभा होगी तो विशिष्ट शैली का निर्माण करेगा, विशिष्ट शैली को अपनाएगा और एक महान विचार को अपनी उस विशिष्ट रचना में रखेगा। बस यही तो उदात्त है। और एक आलोचक के संबंध में वो कहते हैं कि एक आलोचक को जब
किसी कवि की आलोचना करनी हो, किसी कवि को परखना हो, तो वो उसकी विशिष्ट प्रतिभा के तत्वों को खोजे और जो उसके अपने विशिष्ट है उन्हें पाठकों तक पहुंचाए। उससे क्या होगा, समाज को एक निश्चित संदेश मिलेगा। कविता जो होगी या कवि जो होगा वो समाज सापेक्ष होगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है आपके शहर में जो हिंदी बहुत गजब की पढ़ाता है, लेकिन हिंदी के एक छोटे से हिस्से को बहुत गजब पढ़ाता है। जैसे वो मान लीजिए व्याकरण को इतना अच्छा पढ़ा देता है कि बस उसके मुकाबले का दुनिया में कोई और शिक्षक नहीं होगा। अब अगर उसी व्यक्ति को किसी स्कूल में काव्य शास्त्र पढ़ाने को कहा जाए तो क्या वो उतना अच्छा पढ़ा पाएगा जितना कि वो व्याकरण पढ़ाता है? नहीं पढ़ा पाएगा। कुछ हिस्से हो सकता है वो ठीक पढ़ा दे, लेकिन जितना सिद्धस्त वो व्याकरण में है, जितना अच्छा मास्टर वो व्याकरण में है, उतना इसमें नहीं है। तो लॉन्जाइनस एक आलोचक के संबंध में बात करते हुए कहते हैं कि एक आलोचक को कवि की प्रतिभा के विशिष्ट तत्वों की खोज करनी चाहिए और उन विशिष्ट तत्वों को पाठकों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि अगली बार जब उसकी कोई रचना आए या उस रचना को अगर कोई व्यक्ति पढ़े, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रचना एक ही क्यों न हो, उस एक रचना को ही कोई व्यक्ति क्यों न पढ़े, उसके उन विशिष्ट तत्वों पर वो गौर जरूर करेगा और वो जो कहना चाहता है उसको वो पकड़ पाएगा। अगली और इंपॉर्टेंट बात उद्दात के बारे में। काव्य के उद्भव में वो प्रतिभा के बाद यह भी मानते हैं कि एक अच्छे और उदात्त कवि को अपनी परंपरा के श्रेष्ठ कवियों को पढ़ते हुए भी सीखना चाहिए। और यही चीज क्या है? अभ्यास है। मतलब कि वो लिखने के अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन तरीके सीखे कहां से? जो जन्मजात था वो तो उसके अंदर है, और जन्मजात चीज है प्रतिभा। अब वो शैली कहां से बनाए, वो विशिष्ट शैली कहां से निर्मित करें? तो लॉन्जाइनस कहते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए, एक उदात्त कवि को अपनी वो जिस परंपरा में लिख रहा है, वो जिस तरीके को अपनाते हुए लिख रहा है या लिखना चाहता है या उसे लिखना चाहिए, उसी परंपरा के श्रेष्ठतम कवियों को उसे पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए मैं प्रकृतिपरक कविताएं लिखना चाहता हूं, तो लॉन्जाइनस के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? मेरे से पहले मैं जिस भाषा में लिख रहा हूं उस भाषा में श्रेष्ठतम प्रकृतिपरक रचनाएं करने वाले कवि कौन से हैं, पहली चीज तो वो मुझे ध्यान होने चाहिए। दूसरी चीज, उन कवियों ने क्या क्या लिखा है और कैसे लिखा है, ये मुझे अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तो मैं जो कविता बनाऊंगा वो कविता स्वतः ही एक अच्छी कविता होगी। लेकिन एक नोट डाल के ये बात लिख लीजिए कि लॉन्जाइनस परंपरा के श्रेष्ठ कवियों को पढ़ने की बात तो करते हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि परंपरा के सारे तत्व ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं। मान लीजिए आप कहानी लिख रहे हैं और किसानों के बारे में कहानी लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं लिखूं ये कहानी, उससे पहले अपने आप को कुछ सुधार करूं। एक ड्राफ्ट लिखा आपने कहानी का और उसके बाद आपके मन में आया कि कुछ और बदलाव करने चाहिए इसमें, तो आप क्या करेंगे? उसी परंपरा में लिखने वाले और कहानीकारों को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे और कौन कौन से इनपुट्स डालने हैं अपनी कहानी में और कौन कौन सी चीजें शामिल करनी हैं अपनी कहानी में। भाषा कैसी बनानी है, उसकी संवाद कैसे होने चाहिए, उसके शब्द मुझे कैसे प्रयोग में लाने हैं, ये सब चीजें आप परंपरा के किसी एक रचनाकार को पढ़ के समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसकी परंपरा को अपनाते अपनाते उसकी कॉपी करने लग जाए।
बहुत सारे लेखकों के साथ यही दिक्कत होती है, वो क्या करने लग जाते हैं, कॉपी करने लग जाते हैं। जिस परंपरा के लेखक को या रचनाकार को वो मानते हुए, पढ़ते हुए लिखना जारी रखते हैं, उसी को कॉपी करने लग जाते हैं। और जब कॉपी की गई चीज होगी वो लॉन्जाइनस के अनुसार एक उदात्त रचना नहीं होगी, वो उसका अनुवाद जैसा ही कुछ होगा। इसलिए लॉन्जाइनस कहते हैं परंपरा के श्रेष्ठ कवियों को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन परंपरा के सारे तत्व ग्रहण करने के योग्य नहीं होते हैं। कुछ को ग्रहण करना चाहिए और कुछ को छोड़ देना चाहिए। एक बात और उदात्त के बारे में कहते हैं कि उदात्त कुछ तो प्रकृति परक यानी कि जन्मजात होता है, और कुछ कवि को अभ्यास के द्वारा परंपरा से अर्जित करना चाहिए या सीखना चाहिए। मतलब ये कि प्रतिभा तो उदात्त के विषय में, एक विचार जो है ना, वो विचार ऑटोमेटिकली व्यक्ति के भीतर होगा पहले से, जन्मजात रूप से। उस विचार को उत्कर्ष की ओर ले जाना है, ये वो कैसे कर सकता है? वो विशिष्ट कवियों को पढ़कर कर सकता है, विशिष्ट अनुभूतियों के द्वारा कर सकता है, कुछ विशिष्ट ताएं खोजते हुए कर सकता है, या अपना स्वयं का अध्ययन करते हुए वो विचार को उत्कर्ष की तरफ ले जा सकता है। इसका मतलब ये कि वो ये अभ्यास करके परंपरा से सीखते हुए वो उदात्त को प्राप्त कर सकता है। क्लियर? तो मित्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं इसका एक और भाग बना रहा हूं। इसका भाग दूसरा आपको जल्द ही इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वो भी जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे उदात्त के पक्ष, जहां से पिछली बार सवाल आया था, उदात्त के तत्व। पक्ष और तत्व एक ही बात। उदात्त के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सारी बातें, और उदात्त के बाधक तत्व क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे, तो आप वो भाग भी जरूर देखें।